हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स हमारा केमिकल काइनेटिक्स में दो शब्द हैं, एक है केमिकल और दूसरा है काइनेटिक्स। केमिकल से मतलब है हमारा रिएक्शन और काइनेटिक्स से मतलब है हमारा, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ क्या होता है? स्पीड। ये हो गया हमारा स्पीड या फिर रेट। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शन के स्पीड के ही बारे में पढ़ना है, और उसे हम स्पीड ना कहकर क्या कहेंगे? रेट कहेंगे, रेट। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा क्या है? केमिकल काइनेटिक्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जहाँ पे हम डील करते हैं किससे? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसके बारे में, यानी इट इज branch of physical chemistry which deals with rate of reaction and factor affecting द रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या सारे के सारे रिएक्शन को हम पढ़ेंगे? यहाँ सारे रिएक्शन को हम डील करने वाले हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं, उनको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, 10 के पावर -10 सेकेंड मान लो लगते हैं। तो इतने तेज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। ये इतने तेज होते हैं कि इन पर कंट्रोल कर पाना हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन के बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। और दूसरे तरीके के रिएक्शन क्या होते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन, जो कि कंप्लीट होने में हद से ज़्यादा टाइम लगता हो, कम से कम 6 महीना, सेवरल मंथ लग जाएं, या 1-2 साल लग जाए, या 3 साल लग जाए। तो ऐसे रिएक्शन पे भी हमें स्टडी नहीं करना है। ऐसे रिएक्शन का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर अब मान लो ये रिएक्शन 400 दिन में होता है, अगर हमने 5 दिन कम भी कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत कुछ नहीं पड़ने वाला उसमें। हमें रिएक्शन यहाँ पर मॉडरेट टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, जिनमें फाइनाइट टाइम लगता हो, जैसे कुछ मिनट लग जाए, कुछ आवर्स लग जाए, या एक आध दिन लगे, तो ऐसे रिएक्शन की स्पीड के बारे में हमें स्टडी करनी है। और यही हमें कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसे ही रिएक्शन हमें मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। और किसी भी रिएक्शन को कोई हमारा रिएक्शन तेज है या स्लो है, इसको कौन डिसाइड करता है? एक ही फैक्टर, वो है समय। वो है समय। ठीक है, तो अगर रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो क्या कहलाएगा? वेरी स्लो। बहुत कम समय लग रहा है, वो क्या कहलाएगा? वेरी फास्ट। और ठीक ठाक टाइम लग रहा है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 5 घंटे, 10 घंटे, ये सब क्या है? हमारे फाइनाइट टाइम में आते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? मॉडरेट रिएक्शन कहलाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि फास्ट रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन क्या होते हैं, और मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, इसमें लिख लो इट टेक्स 10 के पावर -12 सेकेंड टू कंप्लीट। अब 10 के पावर -10 भी हो सकता है, 10 के पावर -14 भी हो सकता है। ये मैंने एक बात कही है, ठीक है, इतना समय लगता है कंप्लीट। अब क्या ये बहुत कम है? तो वेरी फास्ट रिएक्शन। अब जैसे कुछ एग्जांपल इसमें ले लो, जैसे हमारा आयनिक रिएक्शन हो गया, NaCl प्लस AgNO3, ये क्या बनाएगा? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, एक और रिएक्शन ले लो। ये सब रिएक्शन क्या है? बहुत ही फास्ट है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब कंट्रोल ही नहीं है तो फिर हम कुछ इसमें स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और एक रिएक्शन है, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक फास्ट रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद है
वेरी स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन क्या होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा समय लगते हैं कंप्लीट होने में। यानी अब अगला है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या हो गया? इट टेक्स सेवरल मंथ्स या ईयर्स टू कंप्लीट। ठीक, एग्जाम्पल हो गए हमारे, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गया रूम टेम्परेचर पर, और कोई टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर पर, या फिर C+O2 गिव्स CO2, ये भी रूम टेम्परेचर पर। या फिर ये हो गया हमारा, ये भी रूम टेम्परेचर पर। ये सब रिएक्शन क्या होते हैं? बहुत समय लगता है इनको कंप्लीट होने पे। और बहुत अच्छा एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या रस्टिंग एक दिन में हो जाता है या 2 घंटे में हो जाता है? नहीं, कम से कम कई महीने तो लग ही जाते हैं। तो ये सब क्या होंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। इनके बारे में भी हमें नहीं पढ़ना, इनकी स्टडी भी नहीं करनी, इनकी स्टडी भी नहीं करनी है। हमें स्टडी करनी है मॉडरेट टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, तो मॉडरेट रिएक्शन में क्या क्या आएगा हमारा? मॉडरेट रिएक्शन में इट टेक्स फाइनाइट टाइम। फाइनाइट मतलब जो हमारे रेंज में आता हो, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली कुछ सिग्निफिकेंस रखता हो कि हम उसकी स्टडी करें और उसके रेट को घटा बढ़ाने में कितना क्या हमें करना पड़े, कुछ हमारे लिए मतलब बने। जैसे हमारा रिएक्शन हो गया, ये हो गया, या फिर इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज केन शुगर, ये भी क्या होगा हमारा? ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक, ये सुक्रोज है, केन शुगर, या फिर ये तो देखो यहाँ पर कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, फिर भी हम वहाँ पर रिवर्सिबल साइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डील करना है कि हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले कम समय में। हमें इसी के बारे में तो पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले कम समय पे। तो हम क्या करेंगे? केवल प्रोडक्ट से डील करेंगे। तो हम रिएक्टेंट कितना बन रहा है किसी रिएक्शन से हमें मतलब नहीं है, हम केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। नोट कर लो इसे, फिर आगे देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा। नोट कर लो, चलो हो गया। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मेन टॉपिक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को ROR से बताएंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। यही हमारा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जैसे मान लो हमने से कोई रिएक्शन करा रहे हैं, A से B जा रहा है, कोई रिएक्शन है हमारा A से B जा रहा है। हमने शुरू में क्या लिया? इसका 1 मोलर लिया, 1 मोलर। अब क्या हुआ? ये जैसे जैसे B बना, मतलब कुछ समय बाद B बना, सपोज करो हमने 5 मिनट का समय लिया, 5 मिनट का समय लिया। 5 मिनट बाद क्या हुआ? ये 1 मोलर से आधा मोलर बच गया, आधा मोलर बच गया। तो इसमें परिवर्तन कितने का आया?
कितना पहले था 1, अब कितना हो गया आधा, यानी चेंज कितने का आया, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल चेंज की बात कर रहे हैं। तो कितना आया आधा, यानी आधा मोलर कितना समय में खत्म हुआ 5 मिनट में। तो इसका रेट क्या हो जाएगा 0.5/5 यानी 0.1। ठीक है, यूनिट की बात करें तो मोलर पर मिनट, क्योंकि 5 मिनट के बारे में था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट। तो यहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, ये क्या है हमारा ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन ही तो है। कुल मिला के न्यूमरेटर में हमारा क्या होगा कंसंट्रेशन होगा, अपॉन में टाइम टेकन, टाइम क्या है टाइम टेकन, तो टाइम टेकन जितना भी लगे 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 5 मिनट 1 घंटा, वो क्या होगा नीचे टाइम का ही तो यूनिट होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोलारिटी, यानी मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है टाइम, तो ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये हमारा यूनिट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा, इसे नोट कर लो। चलो अब बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा नाम से भी पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, हम जैसे कोई रिएक्शन करा रहे हैं 10 बजे स्टार्ट किया हमने और 10:25 पर रोक दिया, 10:25 पर रोक दिया, और हमसे क्या पूछ रहा है 10:17 सेकेंड पर कितना उसका रिएक्शन का रेट हुआ। तो ये क्या हुआ एक एग्जैक्ट इंस्टेंट पर हमसे पूछ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, सपोज करो जैसे हमारा कोई ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन अगर 10 घंटे का सफ़र है हमारा, तो अगर हमने 10 घंटे में क्या किया, ट्रेन ने 800 किलोमीटर सफ़र तय किया। ठीक है, 10 घंटे में 10 आवर में, तो इसका रेट क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात बताओ, अगर 800 किलोमीटर 10 घंटे में सफ़र किया तो क्या इस ट्रेन का एक्चुअल हमेशा स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रहा होगा शुरू से अंत तक? नहीं, हो सकता है कि कभी 120-130 भी रहा हो, कभी 70 रहा हो, कभी 40 रहा हो, या हो सकता है कभी ट्रेन रुका हुआ भी हो। तो ये क्या करते हैं हम पूरा एक इंटरवल जो भी है हमारा शुरू से अंत तक, या कोई भी टाइम इंटरवल, सपोज करो यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, उसके बीच में उसका रिएक्शन का रेट कितना है, उसके बीच का एवरेज जो हम निकालेंगे वही हमारा क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने पूछ दिया, जैसे मान लो हमने पूछ दिया कि हाँ एग्जैक्ट इतने बजे इतने सेकंड पर कितना ट्रेन का स्पीड रहा हो, तो वो उसका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज करो हमारा कोई रिएक्शन ये है, ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे -1/A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। ये चीज को ध्यान दो, केवल इंस्टेंटेनियस में ये डेल्टा की जगह D लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो मेन बात है इस पर ध्यान देना। ये स्मॉल c है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है
रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखना है। बहुत विशेष ध्यान दो, इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो आते ही हैं, कंपटीशन में भी आते हैं इसमें क्वेश्चन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमारा ये होता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे हमने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो भी रेट लिखा वहाँ पर माइनस क्यों लगाया और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जो लिखा वहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगाया। तो यहाँ पर एक बात बताओ, डेल्टा ए हमारा है क्या? ये है कंसंट्रेशन फाइनल, मतलब बाद का कंसंट्रेशन, और माइनस में पहले का कंसंट्रेशन। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है कि नहीं? रिएक्टेंट तो हमारा खर्च हो रहा है, तो हमारा फाइनल वाला वैल्यू क्या होगा? कम होता जाएगा, पहले वाला ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये वैल्यू क्या आएगा? 0 से तो छोटा ही आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव लगाया हुआ है, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव था ही, तो पॉजिटिव लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बातें हो गई कि वहाँ माइनस क्यों लगा हुआ है। अब एक्सप्रेशन में हमारा ये क्या चीज़ है? माइनस में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को बस हटा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? अगर हम क्या करें, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो डिवाइड किए ये हटा दें तब क्या कहलाएगा? तब ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। भाई डिसअपीयर कौन हो रहा है? डिसअपीयर तो भाई रिएक्टेंट ही ना होंगे, और फॉर्म क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी ROD ऑफ ए। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। और ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस को रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन है हमारा, इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज, कितना दिया हुआ है? 1.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड O2 एंड फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखा था पहले, तो उसको लिखेंगे। तो हमारा क्या गिवन है? रिएक्शन गिवन है। तो रिएक्शन गिवन है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें। ये है एक्सप्रेशन, कैसे लिखाएगा? -1/1 ये हो गया। एक मिनट, ये हाफ होगा, ठीक है। हाफ O2 है ये, ठीक है। और 1/1/2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें क्या गिवन है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यानी कि हमें ये चीज़ गिवन है, माइनस ये पूरी चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। ये चीज़ गिवन है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, यानी कि ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, ये चीज़ और ये चीज़। तो ये इसके बराबर है, तो ये क्या होगा? 2 से इसी से इंटू कर दें, ये चीज़ गिवन है। यानी
हमारा क्या गिवन है 1.8 इंटू 10⁻³ बराबर 1/2, ये चीज़ पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा NO2 का, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या क्या हो जाएगा, तो उसके लिए भी चीज़ें लिख लेते हैं, इसको मिटाएं। चलिए फिर से इसी को बराबर लिखते हैं इसके 2 टाइम्स के, तो 1.8 इंटू 10⁻³ बराबर 2, ये हो गया। ये क्या है, यही निकालना है हमें। ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.9 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो किसी का भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिया उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमको दी थी 1.8 इंटू 10⁻³, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो यानी कि इसको 1 से डिवाइड कर दें, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यही हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी का भी निकाल के कर सकते हो, चाहे तुम O2 का ही निकाल लो। अगर O2 का करोगे तो यहाँ से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करना, अरे 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा। या NO2 से करना होगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर किसी एक का भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस मिल गया हमें तो किसी के भी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। चलो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है हमारा, जब हम रेट मेजर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, कि हाँ एग्जैक्ट इस टाइम पर हमारा उस रिएक्शन का रेट क्या है, वही हमारा क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट का मतलब नाम से भी पता चला इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो टाइम इंटरवल हम कहेंगे बहुत कम है, मतलब व्हेन रेट मेजर्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो वहां पे जो हमारा रेट निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पर केवल कहने वाली बात है, एक्सप्रेशन और सब कुछ हमारा सेम रहेगा। बस एक काम हमें करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने डेल्टा लिखा था वहाँ पर डी कर देना है, जहाँ पर हमने डेल्टा लिखा था वहाँ पे बस डी कर देना है, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। तो जैसे हमारा सपोज करो रिएक्शन वही है, एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, ये है हमारा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन वही रहेगा अब भी, -1/a d/dt हो जाएगा, बस डेल्टा की जगह d हो जाएगा। ठीक है, इसको कंसंट्रेशन में कर लेना। ठीक है, अब इस d को d से काट मत देना, ये अलग चीज़ है। ठीक है, डिफरेंशियल है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का एक्सप्रेशन। सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वही चीज़ है। और कहीं पर भी अगर हम डेल्टा की जगह d लिख दिए या d की जगह डेल्टा लिख दिए तो परेशान होने वाली बात नहीं है, उसमें कोई मार्क्स हमारे नहीं कटेंगे। ठीक है, हो गया ये। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर, चाहे इंस्टेंटेनियस की बात हो चाहे एवरेज की बात हो।
क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration in terms of other reactant या फिर प्रोडक्ट, अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में हमें लिखना है रेट। ठीक है, तो पहला हमें क्या दिया हुआ है, पहला रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO2 प्लस 6H2O। हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा। ठीक, दूसरा है यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तीसरा है हमारा, चलिए 2 क्वेश्चन करिए, 2 में से एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आपको करना होगा। तो मैं पहला कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन का क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे है क्या, -1/4 d/dt ऑफ NH3 बराबर -1/5 d/dt ऑफ O2 बराबर 1/4 ऑफ, प्लस में है d/dt ऑफ NO2 इक्वल्स टू 1/6 d/dt H2O। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है माइनस d/dt NH3 क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है माइनस d/dt NH3 क्या होगा, उसको O2 के टर्म में भी बताओ, उसको NO2 के टर्म में भी बताओ, उसको H2O के भी टर्म में बताना है हमको। तो सबसे पहले इसके टर्म में, फिर इसके बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -4/5 d/dt ऑफ O2, ये हो गया। या फिर ये हो गया O2 के टर्म में, अब माइनस d/dt ऑफ NH3, अब इसके टर्म में क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि केवल ठीक है, ये हो गया। और इसके टर्म में क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो प्लस में 4/6 d/dt ऑफ H2O, ये हो गया तीनों के टर्म में। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो हो गया। तो दूसरा वाला आप खुद से कर लेना, सिंपल सा है, वो भी इसी तरह करना है। हाँ, थोड़ा बड़ा है उससे, कुछ नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, सॉरी रेट लॉ मैं बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे और वहाँ से देखेंगे, इसको देखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से इसके टर्म में लिखेंगे, फिर इसके टर्म में, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, सभी के टर्म में धीरे धीरे लिख लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ा जाए आगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक रिएक्शन दिया हुआ है Cr2O7 2
प्लस 5H प्लस 3HNO2 gives 2Cr3 प्लस 3NO3 माइनस प्लस 4H2O। ये रिएक्शन दिया हुआ है हमारा। और क्या है गिवन? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cr2O7 ये दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HNO2 पूछ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम डेल्टा वाला लिखें कि डी वाला लिखें तो परेशान होने वाली बात नहीं है, हम हर जगह डी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम डी की ही बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस का पहले एक्सप्रेशन लिखो रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ Cr2O7 2 माइनस बराबर माइनस 1/5 ऑफ डी बाई डी टी H प्लस इक्वल्स टू माइनस 1/3 डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ HNO2 इक्वल्स टू प्लस में 1/2 डी बाई डी टी Cr3 प्लस इक्वल्स टू 1/3 डी बाई डी टी इक्वल्स टू 1/4 डी बाई डी टी H2O। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ये गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसका कितना दिया हुआ है? 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 4। ये गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HNO2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HNO2, यानी ये चीज़ पूछ रहा है। अब जो चीज़ पूछ रहा है उसको इसके इक्वल कर दो। क्या करेंगे? 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1/3 डी बाई डी टी। ये टोटल चीज़ हमसे पूछ रहा है, बस 3 को इधर ले जाओ, यानी कि 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 4, यानी हमारा माइनस डी बाई डी टी HNO2 कितना निकल के आ गया? इतना। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस हमें ये एक्सप्रेशन सही से लिखा हुआ हो अगर तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बस गिवन अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें वही रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो भी हमारा रिएक्शन था, देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही तो है, तो इसका जो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस जो इसका दिया हुआ है उसको 1 से ही डिवाइड कर दें तो वही आ जाएगा हमारा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा कि नहीं? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही हो जाएगा। चलो, हो गया ये। अब एक क्वेश्चन है हमारा AIEEE में पूछा हुआ है 2008 में। बहुत ही क्वेश्चन आसान है ये अपना। AIEEE 2008 में, हाँ 2008 में पूछा हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। एक रिएक्शन है फॉर विच इज करेक्ट। ऑप्शन ए है हमारा माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए गिव्स 4 डी बाई डी टी ऑफ बी। ऑप्शन बी है माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ बी। ऑप्शन सी है माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए बराबर 1/4 डी बाई डी टी ऑफ बी। ऑप्शन डी है माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए बराबर प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी। कुछ नहीं है, सिंपल सा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, सॉरी रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये माइनस में ये 1/2 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि -2 ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां से ध्यान दो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा तो प्लस में 1/4 d/dt ऑफ b, ये बनेगा कि नहीं, तो यही है हमारा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये AIEEE 2008 में। ठीक है, इसे नोट करो। चलिए अब देखते हैं कि ग्राफ से हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज करिए हमारा कोई फंक्शन है y बराबर fx। अब बायो वाले स्टूडेंट तो इससे अपरिचित होंगे, तो सपोज बस इतना है कि जैसे हमारा सपोज करिए कि y बराबर 3x दिया हुआ है, तो x अगर हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो y कुछ आएगा, तो x1 रखे तो y 3, x2 रखे तो y 6। तो ऐसा ही कुछ है कि y जो है हमारा अलग अलग x के वैल्यूज़ पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो इनका अगर हम कोई कर्व मान लो हमें ऐसा कुछ मिलता है, ये कर्व मान लो हमें कुछ ऐसा मिलता है, y और x के बीच में अगर हम ग्राफ लें तो कुछ हमारा मान लो कर्व ऐसा मिल रहा है। तो सपोज करो कि एक x का वैल्यू हम ये ले रहे हैं यहाँ पे, ये x1 है, और दूसरा x का वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर x2। x1 के लिए जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो y1, x2 के लिए जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो y2 होगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, dy/dx। dy/dx क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कुछ ऐसा निकल के आता है। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है, ये एक तरीके से D वाला ही है तो फॉर्म एवरेज, जहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते थे, कुछ ऐसा ही तो है। अब सपोज करो कुछ हमारा कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अगर यही चीज़ें हों, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में यही चीज़ें हों, जैसे मान लो हम जानते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होता है वो क्या होता है, घटता है। और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या होता है, टाइम के साथ की बात कर रहे हैं, टाइम के साथ क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब एक बात बताओ, अगर जैसे सेम वे में वहाँ पे हमने y की 2 वैल्यूज़ निकाली थी और x की 2 वैल्यूज़ निकाली थी, तो यहाँ पर भी तो ऐसा कुछ हो सकता है। सपोज करो हमारा कोई रिएक्शन है a + b बराबर c, या मान लो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, हमारा रिएक्टेंट क्या होगा समय के साथ, रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, कुछ ऐसा होगा, समय के साथ घटेगा। तो ये अगर हमारा रिएक्टेंट समय के साथ घट रहा है, ये टाइम, तो एक बात बताओ, रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन हम ले लें, टाइम बराबर टाइम 1 पर, t1 पर, और कुछ कंसंट्रेशन ले लें t2 पर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, dr, जैसे वहाँ dy/dx मिलता था, यहाँ dr/dt मिलेगा। अभी r के जगह तुम लेफ्ट साइड वाला किसी के बारे में भी दे सकता है। जैसे अगर हम बात करें n2 + 3h2 गिव्स 2NH3, तो वो ग्राफ N2 के लिए दे सकता है, H2 के लिए दे सकता है, NH3 के लिए दे सकता है, किसी के लिए भी दे सकता है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे dr/dt, माइनस नहीं लगाया हूँ मैं, माइनस नहीं लगाया, dr/dt ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R कब, एट T2, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R कब, एट टाइम T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये ऐसे निकालेंगे हम। ठीक है, ये ऐसे निकाला हमने। और अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में देगा, प्रोडक्ट के बारे में सपोज करो दिया, तो हमारा ग्राफ कैसा निकल के आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा,
कुछ ऐसा ग्राफ होगा प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का ग्राफ, ये हो गया टाइम। फिर से हमें क्या करेगा, प्रोडक्ट का 2 कंसंट्रेशन देगा, टाइम 1 पे और टाइम 2 पर। तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ऐसे हम क्या करेंगे, dp/dt निकालेंगे। हाँ, वहाँ पे कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर अगर N2 का ग्राफ दिया होगा तो dN2/dt निकलेगा, H2 का ग्राफ दिया तो dH2/dt निकलेगा, NH3 का ग्राफ दिया है तो dNH3/dt निकलेगा। ठीक है, ऐसे निकलेगा, इसे नोट करो। ये एक बात बताओ, ये क्या है, 2 टाइम इंटरवल के बीच में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या दे रहा है, हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की भी तो बात कर रहा है। यहाँ से अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालने के बाद जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके, तो वो वैल्यू जो हमारा आएगा वो किसका आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेगा वो। ठीक है, ये तो हो गया। अब सपोज करो 2 टाइम इंटरवल के बीच की बात ना करके हमसे कहे कि इस टाइम पर बताओ, इस एग्जैक्ट इस टाइम पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सपोज करो हमारा ग्राफ दिया हुआ है किसी रिएक्टेंट के बारे में टाइम के साथ, ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये कुछ टाइम है, इस पर हमारा क्या है, कितना होगा रेट वो बताओ। तो यहाँ से भी हम dr/dt निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो dr/dt निकलेगा हमको कैसे मिलेगा, पहले तो इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। कर्व पे किसी एक पॉइंट पर अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं टेंजेंट। और इसी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमें dr/dt देगा। यहाँ पे तो ना हमारे पास 2 कंसंट्रेशन की वैल्यू है और ना हमारे पास टाइम की 2 वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे। ये एंगल क्या है, ये एंगल है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे इस लाइन पर। ठीक है, एंटी क्लॉक, ध्यान देना, एंटी क्लॉक वाइज। इसी का जो tan थीटा होगा वही हमें dr/dt देगा। dr/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप बराबर tan थीटा। और अक्सर क्या होता है, ये वाला एंगल दिया रहता है, ये वाला एंगल दिया रहेगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे 180 माइनस थीटा 1। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब सपोज करो ऐसा ही ग्राफ हमें प्रोडक्ट के बारे में दे दे, तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट के बारे में अगर दे दे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। यहाँ पर भी हमें बोल दे कि चलो इस पॉइंट पर हमें रेट बताओ। ये पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एक सीधी लाइन खींचेंगे, मान लेना सीधी है ये। ठीक है, और ये प्रोडक्ट के लिए था टाइम। तो ये किस एंगल पर जाके मिलेगा एक्स एक्सिस से, कौन सा एंगल, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, ये थीटा। तो यहाँ पर भी dp/dt हो जाएगा स्लोप बराबर tan थीटा, यहाँ से हमको निकल के मिल जाएगा। ठीक है, एंगल कुछ दिया रहेगा, हमारा dp/dt निकल जाएगा। उसके मदद से हम जहाँ माइनस लगाना होगा वहाँ माइनस लगाएंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए, अपीयरेंस के लिए पॉजिटिव, रेट के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो यही सब चीज़ें हमें खेलना होगा जो हम खेले थे अभी थोड़ी देर पहले, इसे नोट कर लो। फिर देखते हैं क्वेश्चन हमारा। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, दो अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है। कौन से रिएक्शन के लिए, A+2B गिव्स 3C। ए के बारे में, ए का वेरिएशन दिया हुआ है टाइम के साथ, टाइम हमारा मिनट में है। ठीक है, हमसे बोल रहा है सेकेंड में है, हमारा दे रहा है कि ये 20 है, ये 10 मोलर है,
20 कब है, टाइम बराबर 5 सेकेंड पर, और 10 कब है, टाइम बराबर 10 सेकेंड पर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। 3 चीज़ पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पता चल जाना चाहिए कौन सा रेट पूछ रहा है। यहाँ पर 2 टाइम इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब हमसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जरूरी नहीं कि वहाँ पर डेल्टा यूज़ करें, हम डी भी यूज़ करेंगे तो कोई हमारे मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रॉम ग्राफ, अब ग्राफ किसके बारे में दिया हुआ है, ए और टी के बारे में, तो हमको मिलेगा क्या यहाँ से, डी ए बाई डी टी ही मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए बराबर -1/2 डी बाई डी टी ऑफ बी इक्वल्स टू प्लस में 1/3 डी बाई डी टी ऑफ सी। ये हो गया। अब डी ए बाई डी टी यहाँ से कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये दिया हुआ है। T2 पर कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 10, T1 पे कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 20 अपॉन T2 माइनस T1 यानी 10 माइनस 5, ये हो गया 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -10/5 यानी -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा डी ए बाई डी टी निकल के आ गया, यानी डी ए बाई डी टी कितना निकल के आ गया, -2 ही रहने देते हैं, यूनिट तो सब में सेम रहेगा वो। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यानी माइनस, ये पूछ रहा है माइनस। ठीक, अब हमें क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब एक बात बताओ, ये माइनस डी ए बाई डी टी निकल के आ गया, तो डी ए बाई डी टी कितना दिया हुआ है, -2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ गई है -2, तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बराबर -1/2, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यानी माइनस के साथ की पूरी वैल्यू निकालनी है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितना आ जाएगा, इसको 2 से इंटू कर दो, 4, यूनिट क्या था हमारा 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी 4। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसी को भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस पकड़ो, उसी को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो देखो ए के आगे फिर से क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रहा होगा वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा। यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी, यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा। ठीक है, और माइनस नहीं, ये डी ए बाई डी टी हम क्या निकाले थे, -2, तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस ऑफ -2, यानी क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ जाएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन एक हो गया, नोट कर लो इसे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हो गया, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, फॉर द रिएक्शन ये रिएक्शन है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है N2O5 का, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है O2 का, और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। और कुछ भी हमें दिया नहीं है कि रेट ऑफ अपीयरेंस इसका है, तो इससे मदद से ये निकाल लो। हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है।
ग्राफ दिया हुआ है किसका, NO2 के बारे में दिया हुआ है, NO2 का वेरिएशन दिया हुआ है टाइम के साथ। ये क्या होगा, समय के साथ बढ़ेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। और किस पर पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 पूछ रहा है, N2O5, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 और रेट ऑफ रिएक्शन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रहा है हमसे, ठीक है। पूछ रहा है एट 5 सेकेंड, ये हमसे पूछ रहा है एट टाइम बराबर 5 सेकेंड, ये टाइम है, ये 5 सेकेंड पर हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर हमसे साफ सी बात है कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है तो हम पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। अब यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हमें किसके बारे में दिया हुआ, NO2 का वेरिएशन टाइम के साथ दिया हुआ है, तो हमें निकल के क्या आएगा, dNO2/dt, यही निकल के आएगा। और ये किसके बराबर होगा, स्लोप के, यानी tan, कौन सा एंगल, ये tan 45, यानी 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा ये। अब ये निकल के आ गया तो हम क्या इसके वजह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 नहीं निकाल सकते। तो N2O5 पहले तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ अपना लिखें, वो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, तो -1/2 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है dNO2/dt, ये गिवन है, इस 4 को छोड़ के ये गिवन है। यानी कि अब हमसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पूछ रहा है, यानी कि ये माइनस के साथ पूरा पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, -d/dt N2O5 यही पूछ रहा है हमसे, ये क्या हो जाएगा, बस ये 2 को इधर लेके चले जाएं, 2 को इधर लेके चले जाएं, तो ये 2/4 इंटू d/dt ऑफ NO2, d/dt ऑफ NO2 कैसे निकालें हम, कितना निकालें, 1, ये हो जाएगा 2/4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये पहला हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 पूछ रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या करेंगे, हमसे ये पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर, अगर इसको बराबर करें तो ये यही तो होगा, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो, d/dt ऑफ O2, ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू d/dt ऑफ NO2, यानी 1, ये हो जाएगा 1/4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये निकल के आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन किसी की मदद से भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम बस कुछ नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पे हमें कोई माथापच्ची करनी नहीं है, जो भी रेट ऑफ अपीयरेंस आया होगा O2 का, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए हो गया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी सवाल ग्राफ पर। ऐसे ही आएगा, कोई ग्राफ ज़्यादा कुछ नहीं, अगर हमसे एवरेज की बात करेगा तो 2 टाइम इंटरवल देगा, और इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो कर्व पर एक हमें पॉइंट देगा, उससे एंगल दे देगा स्लोप, जिसका हमें निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, फॉर N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, हमसे पूछ रहा है फाइंड
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 और तीसरा क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कब, एट टाइम बराबर 5 सेकेंड पर पूछ रहा है। ठीक है, टाइम बराबर 5 सेकेंड। और हमें एक ग्राफ दिया हुआ है किसका, किसके साथ, H2 का, टाइम के साथ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा है। हमें क्या दिया हुआ है, टाइम यहाँ मान लो 5 सेकेंड है। इसी टाइम पर हमारा क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। और ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम H2 दिया हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ ये निकाल लें, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। तो -d/dt ऑफ N2 बराबर -1/3 d/dt ऑफ H2 बराबर प्लस में 1/2 d/dt ऑफ NH3। ये गिवन है, मतलब ये हमने बना लिया। अब यहाँ से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसमें से क्या मिलेगा, ये टर्म मिल सकता है, यही तो मिलेगा। और इसको मिलते ही हम सारा कुछ पता कर सकते हैं। तो d/dt ऑफ H2 क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल जाएगा tan थीटा। कौन सा tan थीटा, ये एंगल का, जी नहीं, हमें क्या निकलना, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक के साइड जाना। ये तो हम क्लॉक वाइज जाएंगे इधर तब पहुँचेंगे। ये वाला एंगल निकालना है हमको। और ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा, ये टोटल कितना था 180, 180 में से 45 घटाओगे तो 135 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 135 यानी tan 135 डिग्री ये निकल गया। और tan 135 क्या होता है, ये होता है -1। tan 135 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, यानी कि dH2/dt क्या निकल के आ गया, -1 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये निकलते ही हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, यानी ये चीज पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3 टाइम्स ऑफ d/dt ऑफ H2, यानी हमसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 पूछ रहा है, ये होगा -d/dt ऑफ N2, ये हो जाएगा -1/3 d/dt ऑफ H2। ये वैल्यू तो हमें पता है -1, तो बस उठा के यहाँ रख दो -1, तो ये आ जाएगा 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 यानी ये चीज़ पूछ रहा है। अब फिर से ये चीज़ पता है हमें, -1/3 इंटू -1 करो, -1/3 इंटू -1 इक्वल्स टू तो ये वैल्यू निकल जाएगा, 2 को इधर लेके आओ तो 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसी का भी रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालें, उससे हम क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें। तो फिर से देखो यहाँ पर N2 का हमने निकाला था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना 1/3 और N2 के आगे 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करना होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा -d/dt ऑफ N2 के बराबर। और ये कितना आया था, निकाले थे हम 1/3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ग्राफ से हमने ऐसे निकालना है। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो चलो ये हो गया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ग्राफ से कैसे निकालना, हो गया ये। चलिए हमें कोई भी कर्व दिया हो, कोई भी कर्व, अब सपोज करो यही कर्व दिया हुआ है कोई,
ये कंसंट्रेशन C दिया हुआ है, ये टाइम है। अब दो टाइम पे हमारा दो कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हो, सपोज करो T1 T2, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है कुछ। तो यहाँ पर dC/dt कैसे निकालते थे हम? यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हमारा T2 पर था, कंसंट्रेशन एट T2 माइनस कंसंट्रेशन एट T1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे निकालते थे dC/dt। ठीक है। और दूसरा अगर हमसे, ये तो हो गया दो टाइम दे दिया तो इसका मतलब एवरेज की बात करें। अगर हमसे इंस्टेंटेनियस की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर हमें कर्व पे एक पॉइंट दे दे कि हमें वहीं पर निकाल के बताओ उस पॉइंट पर कितना होगा। तो सपोज को जैसे ये कोई हमारा कर्व है और हमसे इस पॉइंट पर दे देता है, पूछता है कि इस पर क्या होगा हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, जो भी पूछ रहा है, या फिर रेट क्या होगा। सपोज करो कोई कंसंट्रेशन का वेरिएशन दिया हुआ है टाइम के साथ ये। अब ये कुछ हमारा टाइम रहा होगा, इस पॉइंट पर देखेंगे हम पहले पर्टिकुलर हमारा टाइम क्या है, वो टाइम हमें गिवन रहेगा। मान लो यहाँ टाइम t दिया हुआ है, ये t गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें क्या करेगा, वो एक एंगल बना के देगा। ठीक है, ये एंगल बना के देगा। ये वाला एंगल नहीं रखना है, ये एंगल रखना है जो हमारा x से स्टार्ट को और एंटी क्लॉक चलो। ठीक है, इस टेंजेंट पर x डायरेक्शन से चलो, x एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ये dC/dt क्या निकल के आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम। तो ऐसे हमारा क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगा। फिर उसके बाद जैसा भी रिएक्शन हो, हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख के हर एक से कंपेयर करा के हर एक के रिस्पेक्ट में रेट भी हम बता सकते हैं और सभी का रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भी पता कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, तो ये रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स पे पहला हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।